अगर भारत का संविधान लागू न हुआ होता तो शायद हम कहीं वहीं अपने इलाके में गाय भैंस चरा रहे होते। कुछ लोगों को मौका मिला तो उन्होंने किताब गीता कुरान लिखी। उनके लिए सबसे बड़ी अहमियत गीता कुरान की होगी, किसी को अपने धर्म की किताब की होगी। मगर इस देश का कोई अगर सच्चा नागरिक है तो उन सब के ऊपर सबसे ज्यादा अहमियत अगर किसी की होगी तो भारत के संविधान की होगी। और भारत का संविधान एक ऐसा संविधान, इस संविधान की सबसे खूबसूरत बात देखिए कि ये भारत का संविधान उनके भी काम आ जाता है जो दिल से भारत के संविधान को नहीं मानते हैं। कि भारत के संविधान को बार बार पढ़ने से आपका कष्ट जरूर दूर हो सकता है और आप इस जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ओबीसी के हित के लिए जो कमीशन गठित करना है वो नहीं बनाया जा रहा है, जिससे ओबीसी का कल्याण नहीं हो रहा है। इससे नाराज होकर डॉक्टर अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस देश के प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं तो दोनों बाहें फैलाकर कहते हैं कि मैं युद्ध के देश से नहीं बुद्ध के देश से आया हूं, और जब भारत लौटते हैं तो बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। इस बात को नागपुर से ज्यादा कौन बेहतर समझ सकता है। इस संविधान का हमने लाभ लिया है। आज बचाने की बारी आई तो हम अपना परिवार बचा रहे, हम अपनी नौकरी बचा रहे, हम अपनी जिंदगी बचा रहे। जय भीम वो भी बोल रहे हैं जो उनकी शरण में खड़े होकर अपने आंदोलन को बेच दिया। शुक्रिया इस बात का भी कि आपने संविधान दिवस समारोह रखा है, और संविधान दिवस समारोह जिस बिल्डिंग में हो रहा है, जिस भवन में हो रहा है, इसका नाम ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर है। तो इसी को हमारे यहाँ हिंदी में कहावत कही गई है, सोने पर सुहागा। बाबा साहब को याद करना है, बाबा साहब के नाम के भवन में याद करना है, और उनके सबसे शानदार काम भारत के संविधान पर बात करनी है। तो ये एक ऐतिहासिक मौका है हम जैसे लोगों के लिए। सबसे शुरुआत में ही बातचीत के ये कबूलनामा जो मैं बहुत शिद्दत से हर बार कबूल करता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक ज़िले आज़मगढ़ का रहने वाला एक किसान, गरीब, सामान्य परिवार का एक व्यक्ति, जो शायद वहीं कहीं गाय भैंस चराया करता होगा क्योंकि उसके पुरखे वही काम किया करते थे, लेकिन हमारे हाथ से खेती किसानी के औजार छीनकर, गाय भैंस चराना छोड़कर हमारे घर वालों ने हमें पढ़ने का मौका दिया, हाथ में कलम और किताब दी और यहाँ तक पहुँचे। तो अक्सर ये लगता था कि घर वालों की मेहनत से, उनकी कुर्बानी से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और ये ठीक भी है। मगर जब खुद को जाना, अपना इतिहास जाना, तो ये कबूल करते हैं कि न जाने कितने लोगों के घर वाले चाहते होंगे कि उनके बच्चे आगे बढ़ें, मगर जाने कितनी पीढ़ियाँ कुर्बान हो गईं। आज हम यहाँ हैं तो इसलिए हैं क्योंकि इस देश में भारत का संविधान और मंडल कमीशन लागू है। अगर भारत का संविधान लागू न हुआ होता तो शायद हम कहीं वहीं अपने इलाके में गाय भैंस चरा रहे होते। यहीं से मेरी शुरुआत है संविधान दिवस को याद करने की। संविधान ने हमें इंसान का दर्जा दिया, हमें बराबरी पर लाकर खड़ा किया, और संविधान को हम यहाँ से याद करते हैं। कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, मैं तुम्हारी बेमिसाल उलझनों का समाधान हूं, मैं भारत का संविधान हूं। असल में जब भी हम भारत के संविधान को याद करते हैं, कुछ लोगों को मौका मिला तो उन्होंने किताब गीता कुरान लिखी। उनके लिए सबसे बड़ी अहमियत गीता कुरान की होगी, किसी को अपने धर्म की किताब की होगी। मगर इस देश का कोई अगर सच्चा नागरिक है तो उन सब के ऊपर सबसे ज़्यादा अहमियत अगर किसी की होगी तो भारत के संविधान की होगी। क्योंकि भारत का संविधान ही
उन्हें गीता और कुरान की भी मानने की इजाज़त देता है। ये बहुत गहरी बात है। और भारत का संविधान एक ऐसा संविधान, इस संविधान की सबसे खूबसूरत बात देखिए कि ये भारत का संविधान उनके भी काम आ जाता है जो दिल से भारत के संविधान को नहीं मानते हैं। ये उनकी भी मदद करता है और इसलिए हम इस संविधान को बहुत शिद्दत से याद करते हैं और इसलिए हम उसे पूजने की नहीं, उसे पढ़ने, समझने और जीने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम भारत के संविधान को सबसे बड़ी अहमियत रखते हैं। और आज जो विषय आपने इस पूरे आयोजन में मेरी बातचीत के लिए रखा है वो भारतीय संविधान की प्रस्ताविका, यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना। और मेरे आगे ये लगा हुआ है वही प्रस्तावना, हमने शपथ ली उस प्रस्तावना की। ये वो वाक्य है जिसे बार बार दोहराना होगा। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ। हमारे एक कवि हैं जिनको लेकर बहुत तरह की बातें होती हैं। उन्होंने रामचरितमानस लिखा है, बाकी छोड़ देते हैं उसमें क्या है क्या नहीं। उस किताब में लिखते हुए उन्होंने कहा कि इसका बार बार अगर आप पाठ करेंगे तो आपके जीवन का कष्ट दूर हो जाएगा और आपको मोक्ष मिलेगा। मुझे नहीं पता कि उस किताब के पढ़ने से जीवन का कष्ट दूर होता है कि नहीं, मोक्ष मिलता है कि नहीं, मगर मुझे ये भरोसा है कि भारत के संविधान को बार बार पढ़ने से आपका कष्ट जरूर दूर हो सकता है और आप इस जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए इस किताब को पढ़ने की जरूरत है, पूजने की जरूरत नहीं है। हमारे पुरखे उन्होंने एक किताब लिखे और मैं सबसे पहले अपनी बातचीत की शुरुआत में एक बेहद दिलचस्प प्रसंग याद करना चाहता हूं, संविधान सभा की बहस का। हमारे पुरखे जिसका 6 दिसंबर पर निर्वाण दिवस आने वाला है, चंद रोज बाद वो दिन जो असल में दुख देता है, जिसने हमसे बहुत कम वक्त के मोहलत दे करके हमारे पुरखे को हमसे छीन लिया, वो 6 दिसंबर और 26 नवंबर के बीच में आज का कार्यक्रम हो रहा है। इसलिए हम संविधान को भी याद करेंगे और अपने पुरखे को भी याद करेंगे जिसका रिश्ता गहरा है भारत के संविधान से। पढ़ने गए तो स्कूल से बाहर बिठा दिया, उनके शिक्षक ने उनसे जाति पूछ करके भेदभाव किया। बाल मन के बाबा साहब घर लौटे, मां से पूछा कि ये क्यों हमें पढ़ने का अधिकार नहीं। मां ने कहा क्योंकि हम उनके नीची जाति में आते हैं। बच्चे ने पूछा कि ये कहाँ लिखा, कैसे पता कि हम किस जाति में आते हैं। मां ने कहा किसी किताब में लिखा है कि हम सब छोटी जाति, नीची जाति से आते हैं। और बच्चे ने कहा कि मां किताब में तो गलत भी लिखा हो सकता है, मुझे मौका मिलेगा तो मैं उस किताब को बदल दूंगा और ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें इंसान इंसान बराबर होंगे, कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा, और उस किताब का नाम है भारत का संविधान। इसलिए हम अपने पुरखे को याद करते हैं, इसलिए हम उन्हें याद करते हैं कि जिसे पढ़ने से बाहर बिठाया उसने 32 डिग्रियां हासिल कर ली, विदेश में पढ़ाई की, 4-4 PhD की डिग्री। अभी हमारे संबोधन में, हमारे परिचय में आदरणीय जो बोल रहे थे कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर पहले लगा हुआ है, तो जब मेरे नाम के पहले डॉक्टर लगा सर, तो गांव में गया तो लोग अपना सर दर्द का इलाज की दवा पूछने लगे थे। तो हमने कहा देखो भाई, इस शारीरिक बीमारी के इलाज की दवा का डॉक्टर तो दूसरा है, हम तो समाज की बीमारी की इलाज की दवा करने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हम डॉक्टर इन फिलॉसफी हैं, हम समाज के बीमारी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारा प्रोफेशन भी शिक्षक का है। इसलिए मैं कोट करना चाहता हूँ, हमारे पुरखे को पढ़ने का मौका नहीं दिया, फिर भी उसने कलम नहीं छोड़ी। 32 डिग्रियां, 4-4 PhD की डिग्री, और एक भी डिग्री फेक डिग्री नहीं थी। इशारे में समझ जाइए, सारी डिग्री ओरिजिनल थी। ये नहीं था कि कोई डिग्री मांगी तो
ओरिजिनल डिग्रियां, हुनर और काबिलियत ऐसी कि उन्होंने अपने हुनर और काबिलियत से जब भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और चुना जा रहा था, तो बहुत सारे लोग ये बात समझते हैं कि एहसान कर दिया किसी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाकर। मगर हकीकत यह है कि उस वक्त पूरे मुल्क में उनसे ज्यादा काबिल और हुनरमंद दूसरा कोई था ही नहीं जो संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जा सके। उतने पढ़े लिखे, उतने हुनरमंद थे। मैं गया हूं उस जगह, गुजरात के सयाजी बाग बड़ोदरा में, पुराने लोग जानते होंगे। बाबा साहब लौट कर आए तो नौकरी करने गए, और नौकरी भी ऑफिसर रैंक के थे, पढ़कर आए थे। अपनी काबिलियत से वो नौकरी जिसका वादा था वो करने गए, चपरासी फाइल फेंक कर दिया करता था, पीने का पानी अलग, और अपमान इतना, जलालत इतनी, रहने का घर नहीं दिया जाति देखकर। और जब इतना सब कुछ हुआ, एक जब बहुत ज्यादा ये